गुड एवरीवन दोस्तों, आज है 10 मई 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक यहाँ पे करने वाले हैं एक बार देख लेते हैं ब्रीफली। कुछ छोटे छोटे टॉपिक आज इंक्लूड किए हैं, जैसे एक टॉपिक हम लोगों ने इंक्लूड किया है यहाँ पे कोविड 19 के नए वेरिएंट के बारे में। उसके बारे में हल्का सा बात करेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और फिलहाल मुझे लगता है फ्यूचर में ये दोबारा से एक बड़े एडिटोरियल के रूप में जरूर आएगा, तो इसलिए थोड़ा सा इसको हम लोग इंट्रोडक्शन के लेवल तक रखेंगे। उसका इंटरपोल के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरपोल क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है, उसके अलावा इसमें कौन कौन से नोटिस होते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली कर्नाटका के एक पॉलिटिशियन के अगेंस्ट में ब्लू कलर नोटिस जो है वो इशू किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा राफा काफी समय से न्यूज में है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज दीज डेज। उसके बारे में बात करेंगे। जिस तरह से इसराइल में जो इश्यूज चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग राफा न्यूज में था। उसके अलावा ये थोड़ा डिटेल में जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो रिजर्वेशन की बात कही गई है, ओबीसी रिजर्वेशन कब इंट्रोड्यूस किया गया, क्रीमी लेयर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ये एक आज का बढ़िया सा टैक्स सेक्शन दिया हुआ है। हालांकि आई नो वेरी वेल, अगर आपने लक्ष्मीकांत वगैरह पढ़ा है तो इस तरह के टॉपिक के ऊपर आपकी कमांड पहले से होगी, लेकिन जितनी बार आप टॉपिक को करते हो रिवीजन के पर्पज से आपकी अंडरस्टैंडिंग उतनी ही डीप होती है और आप उस कंटेंट को लंबे समय तक रिटेन भी कर सकते हो, राइट। तो रिजर्वेशन के बारे में जानेंगे। उसके अलावा अमेरिका में जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही नहीं हो रहे हैं, अमेरिकन पुलिस फोर्सेस अलग अलग स्टेट्स में इन प्रोटेस्ट को क्लैम डाउन भी कर रही है, कैंपसेस में घुस रही है, स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रही है। उस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट भी जानेंगे। इंडिया में स्टूडेंट प्रोटेस्ट की क्या हिस्ट्री रही है, कुछ एग्जांपल्स के तौर पे हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। एक पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, छोटी सी अनाउंसमेंट हुआ है हमारे यहाँ पे एक प्रोग्राम के बारे में जो है मेंस मैवरिक्स, राइट। तो ये एक मेंटर गाइडेड मेंस टेस्ट सीरीज रहने वाली है जिसमें 60 टेस्ट आपके लिए जाएंगे। इसमें आपका सब कुछ स्टैटिक पोर्शन कवर कराया जाएगा, करंट अफेयर कवर करवाया जाएगा, सब कुछ आपका कवर होता है। ऐसे जीएस वगैरह का जब भी मटेरियल है आपको यहाँ पे मिलता है। तो 12 मई से शुरू होने वाला, आप जल्दी से इसको एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए क्वेरी आप इस नंबर पे भेज सकते हैं, राइट। चलिए जी, तो सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। और एक बड़ी ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है कर्नाटका से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। और मैं इसे अनफॉर्चुनेट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब इस लेवल पे पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होते हैं इस तरह की तुच्छ और घटिया हरकतों में, तो फिर वो हमारी पूरी पॉलिटिकल और पूरी सोसाइटी के लिए एक धब्बा है बेसिकली। और जहाँ पे वीमेन का शोषण, उनका जब एक्सप्लोइटेशन होता है, वो सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं, तो ये पूरे समाज की कॉन्शियस को ही कहीं ना कहीं नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। और जब इस तरह का पर्सन, एचडी देवगौड़ा जी इंडिया के एक्स प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, इनके ग्रैंड सन जिनका नाम है रेवन्ना, प्रज्वल रेवन्ना, तो भी रिसेंटली एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, हजारों सेक्सुअल अब्यूज वाली इनकी वीडियोस, हजारों, दो तीन नहीं, हजारों, वो लीक हो गई थी। उसके बाद ये भाग गए देश छोड़ के, और अब इनके अगेंस्ट में इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया है, ठीक है। एक रेड कॉर्नर आपने बहुत बार सुना होगा, ये ब्लू कॉर्नर है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है रेड कॉर्नर से। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल दो वर्ड से मिलकर बना है, इंटरनेशनल और पुलिस। तो जिस कंट्री में अलग अलग जो सेंट्रल पुलिस एजेंसीज होती है, जैसे इंडिया में सीबीआई है बेसिकली यहाँ पे, इंडिया को सीबीआई की में तो इंडिया की तरफ से सीबीआई रिप्रेजेंट करती है इंडिया को इंटरपोल के अंदर, ठीक है। सीबीआई इज डेजिग्नेटेड एज द नेशनल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया इन इंटरपोल। हर कंट्री ने अपना अपना किया हुआ है। 194 मेंबर अभी इसके अंदर में है, 193 आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, बट वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको 194 मिलेगा। तो ये क्या करती हैं, इसका जो इसका हेडक्वार्टर है वो बेसिकली फ्रांस के अंदर लियोन में है। तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में जो क्रिमिनल्स हैं या जो लोग मिसिंग हैं, क्राइम करने के बाद उनकी आइडेंटिटी को फाइंड आउट करना, उनको ट्रेस करना, उनको एक्स्ट्राडाइट करना और सर्विलियंस करना, उस तरह का काम यहाँ पे किया जाता है। और उस पर्सपेक्टिव में अलग अलग नोटिस दिए जाते हैं। अच्छा, पहली बात आप ये सुन लीजिए कि भाई ये जो इंटरपोल के द्वारा कॉर्नर अलग अलग नोटिस इशू किए जाते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इन गवर्नमेंट्स के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। अगर बाइंडिंग होते
तो दुनिया में कोई क्रिमिनल कहीं पे छुप ही नहीं सकता था, राइट। वो उसका मेंबर है। जरूरी नहीं है कि जब कॉर्नर नोटिस इशू होता है वो कंट्री उसके ऊपर एक्ट करे, और बहुत बार इस तरह का एक्ट किया भी नहीं जाता है। कितने सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो इंडिया में क्राइम करके दुबई भाग जाते हैं, साउथ अफ्रीका भाग जाते हैं, यूके भाग जाते हैं। स्पेशली फाइनेंशियल क्राइम वाले जो होते हैं वो यूके भाग जाते हैं। तो वो वापस क्यों नहीं आ पाते? हालांकि उनके अगेंस्ट नोटिस तो इशू होता ही है ना। तो उन गवर्नमेंट्स की जो पुलिस फोर्सेस होती हैं, या जो गवर्नमेंट्स होती हैं, एजेंसीज होती हैं, जरूरी नहीं है कि वो इंटरपोल के नोटिस के अगेंस्ट में मैंडेटरीली बाइंडिंग नहीं होती है बेसिकली। तो इनके अगेंस्ट में डाला गया है ब्लू नोट कॉलर नोटिस, और ये अलग अलग कॉलर नोटिस हैं। जैसे रेड नोटिस होता है वांटेड पर्सन। तो बेसिकली रेड वांटेड तो नोटिस तब दिया जाता है जब, मान लो इंडिया की बात करें तो इंडिया में किसी क्रिमिनल को पनिशमेंट दे दिया कोर्ट ने उसको 10 साल की सजा सुना दिया। अब वो इंडिया में नहीं है, तो उसके अरेस्ट के अगेंस्ट में और उसको एक्स्ट्राडाइट इंडिया में बुलाने के केस में रेड नोटिस इशू किया जाता है। तो हमारे यहाँ पे आता है ब्लू कॉलर नोटिस। ब्लू कॉर्नर नोटिस इशू किया जाता है एडिशनल इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखो जरा इस प्रेजेंट केस की बात करें अगर हम लोग, ब्लू कॉर्नर नोटिस मिसिंग पर्सन के केस में दिया जाता है। अब ये मिसिंग है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कहाँ है, ये भाग गए। जब ये वीडियोस वगैरह सामने आई और इनको लगा कि भाई अब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, अरेस्ट किया जाएगा, तो ये भाग गए। भाग के गए तो म्यूनिक थे। म्यूनिक भी कैसे गए? जो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उस पे ये गए हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जब तक एक्टिव रहता है तो इसे आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, आप, तो ये भाग गए बेसिकली, म्यूनिक में भागे, जर्मनी में। उसके बाद वो जर्मनी से कहाँ गए किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए इनके अगेंस्ट में एक इंक्वायरी नोटिस, जिसे हम लोग ब्लू कॉलर नोटिस भी कहते हैं, वो सरकार के द्वारा इशू किया गया था, ताकि इनकी आइडेंटिटी, इनकी लोकेशन, ठीक है, वो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। तो रेड कॉलर नोटिस थोड़ा अलग होता है, मैंने आपको बता ही दिया था। तो बेसिकली ये सारी कार्रवाई यहाँ पे होगी। और लेट्स सी, अगर इनके खिलाफ कुछ लोकेशंस वगैरह पाई जाती हैं और इंडिया में आते हैं तो किस तरह की कार्रवाई होगी, वो एक अलग मुद्दा है। खैर, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, इंटरपोल के लिए सफिशिएंट होती है अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आपसे आ जाए तो। हालांकि हमारे पास अलग अलग नोटिस होते हैं। येलो नोटिस होता है मिसिंग पर्सन के लिए। तो ब्लू कॉलर नोटिस बेसिकली, येलो नोटिस जो होता है ना उसके इन अंदर ही इंक्लूड होता है। तो पहले तो पर्सन मिसिंग होगा, उसको ट्रेस किया जाएगा, सर्विलियंस किया जाएगा, उसके खिलाफ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, तो बेसिकली इसके साथ ही होता है इंक्लूड। ब्लैक कॉलर नोटिस जो अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए होता है। ग्रीन नोटिस जो है वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए होता है। ऑरेंज नोटिस इमिनेंट थ्रेट के लिए रहता है। पर्पल नोटिस जो है मोडस ऑपरेंडी। तो इस तरह की चीजें जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक नया कोविड का वेरिएंट जिसका नाम है फ्लर्ट, FLIRT, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया गया है कई सारी कंट्रीज में, और अमेरिका में कुछ सीरियस पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन भी हुआ है। देखिए, कोविड अगर किसी को हो जाता है और आपके सिम्टम्स नॉर्मल हैं तो वो डेंजरस नहीं है। सिम्टम्स जब अब नॉर्मल हो जाते हैं और वो पर्सन हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसका स्पेशल केयर की रिक्वायरमेंट होती है, तब माना जाता है कि वो वेरिएंट डेंजरस है। और अमेरिका में कुछ पेशेंट्स को एक्चुअली हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा है बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन ऑफ दिस न्यू वेरिएंट विच इज फ्लड। इससे पहले भी हमारे पास एक वेरिएंट चल रहा था जिसका नाम था KP2 एंड KP1.1। ये उसी का ही एक बेसिकली म्यूटेशन उसका हुआ है। और ये जो दोनों वेरिएंट थे वो निकले थे ओमिक्रॉन से, GN1, जिसने इंडिया में पिछले साल विंटर्स में जो है काफी खराब हालत कर दी थी हमारी। उसका वेरिएंट था KP2 KP1। अब इसका एडवांस वर्जन आ गया है जिसका नाम है न्यू वाला फ्लड। तो फ्लड बेसिकली उसके जो उसका कुछ DNA जो स्ट्रक्चर हुआ है उसके अंदर जो म्यूटेशंस हुई हैं उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है फ्लड। हालांकि इसमें फ्लड जैसी कोई चीज नहीं है, बट एनीवेज दैट इज द थिंग। तो आपने एक चीज तो नोटिस कर ली होगी, एक वेरिएंट के बाद दूसरा वेरिएंट आता है, दूसरे बाद तीसरा आता है, तीसरे बाद चौथा आता है, चौथे बाद पांचवा आता है। तो जैसे आप अपने नोट्स को अपडेट करते रहते हो, वायरस भी खुद को इस तरह से अपडेट करता रहता है। एवोल्यूशन होता है बेसिकली, तो उसके एवोल्यूशन को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन तो आपने सुना ही होगा, है ना। लेकिन वायरसेस के अंदर जो एवोल्यूशन होता है जो वो बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। इंसानों में, दूसरे जीवों में कम होता है। तो दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो म्यूटेशन आर अ नेचुरल फिनोमेना व्हेन वायरस एक्चुअली रेप्लिकेट, और जितनी बार वो रेप्लिकेट करता है खुद को, उसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है थोड़ी थोड़ी। और कभी कभी वो प्रॉपर्टीज इतनी एडवांस हो जाती हैं कि हमारी जो वैक्सीन वगैरह होती हैं वो उसको भी बाईपास कर देता है। तो RNA वायरसेस हैव हाइयर रेट ऑफ म्यूटेशन कंपेयर्ड विद DNA वायरस। ये प्रीलिम्स के लिए आपसे इस तरह के स्टेटमेंट्स आपसे पूछता है।
पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द वायरसेस, तो आपसे पूछेगा आरएनए वायरस जो होते हैं वो डीएनए वायरस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा हाई रेट के साथ म्यूटेशन करते हैं। म्यूटेशन मतलब मैं यहाँ पे एवोल्यूशन की ही बात कर रहा हूँ, उनकी जो प्रॉपर्टी चीज होती है जो वो रेप्लिकेट करती है। ठीक है, इतना फिलहाल सफिशिएंट है। मुझे लगता है अगर ये केस थोड़ा और ज्यादा बढ़ता है और इसके केसेस ज्यादा आते हैं तो दोबारा से इसके बारे में कोई ना कोई आर्टिकल हम लोग करेंगे। इंडिया में भी कुछ केसेस के देखे गए हैं फिलहाल, केरला वगैरह में एक आध केस महाराष्ट्र के अंदर भी आया है। तो लेट्स सी इसमें क्या होता है, जो वैक्सीन आपने लगवाई हुई है क्या ये उसको बाईपास कर सकता है, या कितना सीरियस इसका कंसर्न होगा आने वाले टाइम में, वो थोड़ा हम लोग देखेंगे। यूएस वोंट सप्लाई आर्म्स टू द इजराइल इफ इट अटैक्स राफा। तो राफा मतलब दो चीजें हैं। राफा राफा एक क्रॉसिंग भी है और राफा एक सिटी भी है। राइट, तो दिखा देता हूँ आपको लोकेशन में। तो ये देखिए जरा, मैं आपको डायग्राम थोड़ा बना ही देता हूँ। ठीक है, यस, दिस इज वन एंड देन दिस इज वन। तो ये वाला जो हिस्सा है इसे वेस्ट बैंक कहते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये वाला जो हिस्सा है इसे गोलन हाइट्स कहते हैं, जो कि सीरिया का पार्ट हुआ करता था 1967 के अंदर जब वॉर हुआ था, 6 डे वॉर। उस टाइम पे इसको कैप्चर कर लिया गया था इसराइल के द्वारा, और अभी भी ये इसराइल के अंडर में भी है। क्योंकि यहाँ पे कुछ ना वाटर बॉडीज हैं बेसिकली गोलन हाइट्स के अंदर, और ये वाटर बॉडी पानी प्रोवाइड कराती है इसराइल को, इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं। ये वाला हिस्सा जो है यहाँ पे ये है गाजा स्ट्रिप, और इसी को लेके सारा हंगामा है। तो गाजा स्ट्रिप को अगर मैं थोड़ा जूम करूं, इसकी शेप आपको जो है थोड़ी वो इस तरह से नजर आएगी। राइट, तो ये है गाजा स्ट्रिप। अब गाजा स्ट्रिप में बात करें तो यहाँ पे दो तीन चीजें आपको देखने को मिलेंगी। ये है पूरी गाजा स्ट्रिप, यहाँ पे एक जगह है देखिए एरेज क्रॉसिंग, यहाँ पे एक नाम है ये राफा क्रॉसिंग। ठीक है, राफा क्रॉसिंग और एरेज क्रॉसिंग दिख रहा है ना आपको? यस, एरेज क्रॉसिंग से जो गाजा में रहने वाले लोग हैं वो इजराइल में एंट्री कर सकते हैं। राफा क्रॉसिंग से जो लोग गाजा में रहने वाले हैं वो इजिप्ट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, अब एरेज के थ्रू बहुत सारे देखो, गाजा से बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इसराइल में डेली जॉब करने के लिए जाते थे, लेबरर्स थे, काम करके आते थे, शाम को वापस आ जाया करते थे। इस तरह के पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता था। राफा क्रॉसिंग यूजली इस तरह के पर्पज के लिए यूज नहीं होती है, क्योंकि ये बॉर्डर इजिप्ट के साथ है। तो जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होती है, मतलब फूड वगैरह दवाइयां वगैरह जो गाजा में पहुंचती हैं, गाजा में, वो राफा क्रॉसिंग के थ्रू आती हैं, तो इसलिए काफी सेंसिटिव है। अब क्योंकि सारे के सारे इसराइल में ऊपर की तरफ आप देखें मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे इसराइल अटैक कर रहा है। अभी तक राफा के ऊपर अटैक नहीं किए गए थे, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड वहां से आता है इस रूट के थ्रू। अब इसराइल कह रहा है कि वो राफा के ऊपर भी जल्दी ही अटैक करने वाला है। अब ये काफी सेंसिटिव सा मामला हो गया, तो अमेरिका ने देखिए ऊपर आर्टिकल में साफ साफ कहा है कि भैया अमेरिका इसराइल को सप्लाई नहीं करेगा आर्म्स वेपन्स अगर वो राफा के ऊपर अटैक करता है, ऐसा बाइडेन ने कहा है। तो ये थोड़ी सी क्रॉसिंग्स के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो राफा ब्रोडिंग के बारे में जो मैंने को बताया है वो यही है। ठीक है, इजिप्ट जो है इस बॉर्डर को लगभग लगभग सील रखता है, खोलता नहीं है कभी भी, इंक्लूडिंग द राफा क्रॉसिंग ऑल्सो। क्योंकि इजिप्ट के अंदर भी कुछ समय पहले कुछ टेररिस्ट अटैक हुए थे जो कि गाजा से जनरेट हुए थे। तो इजिप्ट भी थोड़ा सा डरता है, तो वो इसको ज़्यादा ओपन अप करता नहीं है। उसको लगता है कि भैया बहुत सारे जो रिफ्यूजीज हैं या जो माइग्रेंट्स हैं वो गाजा से इसराइल इजिप्ट के अंदर घुस सकते हैं, तो वो भी थोड़ा उनको उतना वेलकम नहीं करता है। हालांकि दोनों ही मुस्लिम कंट्रीज हैं। एनीवेज, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्स, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक तो है ना, टाइमलाइन भी जरूरी है चीज़ों को बेटर समझने के लिए, टाइमलाइन जरूरी होती है। तो 1950 1951 उस समय तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग इम्प्लीमेंट ही कर रहे थे। तो उस समय ये बात कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर चली कि भैया जो रिजर्वेशन दें कि ना दें, पहली बात तो ये। फिर कहा चलिए ठीक है, रिजर्वेशन तो दिया ही जाना चाहिए क्योंकि अफर्मेटिव एक्शन बहुत जरूरी है। अब फिर सवाल आया कि कौन से बेसिस पे रिजर्वेशन दिया जाए। क्या रिजर्वेशन कास्ट बेस्ड होना चाहिए, या फिर इकोनॉमिक स्टेटस बेस्ड होना चाहिए, या फिर रिलीजन बेस्ड भी हो सकता है। बहुत सारी डिबेट्स वगैरह उस समय चल रही थी। तो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली और बाद में जो है पार्लियामेंट ने उन चीज़ों के ऊपर काम करना शुरू किया। तो हम लोगों ने फिर आर्टिकल 15, ठीक है, ये हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया। और फिर आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ओबीसी एससी और एसटीज के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाते हैं।
स्पेशल प्रोविजंस बनाते हैं। ये स्पेशल प्रोविजन किस लिए होते हैं? ताकि उनकी एडवांसमेंट हो सके। ओबीसीज, एनसीज एंड एसटीज विच आर बैकवर्ड एज कंपेयर टू द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, उनको स्पेशल हेल्प देने के लिए अंडर द नेम ऑफ सोशल जस्टिस उनको स्पेशल हेल्प यहां पे दिया गया। 92 के अंदर, 82 के अंदर जो है ये परसेंटेज वगैरह फिक्स किया गया। 1990 के अंदर ओबीसी को 27% का रिजर्वेशन दिया गया। 2005 के अंदर जो रिजर्वेशन दिया गया था ओबीसी को, पहले तो सिर्फ सरकारी नौकरियों में होता था, अब वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर भी दिया जाने लगा। और फिर 2019 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा और इसके अंदर अमेंडमेंट किया, और जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है, जो जनरल कैटेगरी के अंदर आते हैं, उनको भी 10% का रिजर्वेशन दे दिया। ये तो हल्की हल्की सी एक ट्रेलर आपको मैंने दिया है। अब पूरी पिक्चर की बात करते हैं। सोशल जस्टिस सिक्योर होना चाहिए। देखिए, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, सब इक्वल हैं, सब इक्वल हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन सभी इक्वल नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? इक्वल हो भी नहीं सकते, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। तो सभी को आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते, सबको इक्वली ट्रीट करना भी एक तरह का इंजस्टिस होता है। एक आदमी जिसके पास अपने बच्चों को एजुकेशन देने के लिए पैसा नहीं है, ठीक है जी, उसके सर के ऊपर छत नहीं है, उसको दिन की 200 रुपए दिहाड़ी मिलती है, आप उस आदमी को दूसरे आदमी के साथ इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते हो, जिसका एक अच्छा बिजनेस होता है, जिसके बच्चों के पास बेस्ट सुविधाएं होती हैं। तब दोनों को इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते इन द नेम ऑफ इक्वालिटी। आप अनिल अंबानी तो चलो छोड़ दीजिए, आप मुकेश अंबानी को सितेंद्र चौधरी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते सर दोनों इक्वल हैं, इसलिए आप भी मुझे 10% टैक्स दो, मुकेश अंबानी और सितेंद्र भी 10% टैक्स देगा। जब हमारी कैपेसिटी ही बराबर नहीं है, तो आप इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हो। तो ये इक्वालिटी सुनने में ठीक लगता है, प्रैक्टिकली सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिवीजन क्रिएट कर सकता है। उस चीज से बचने के लिए या फिर उस चीज को सुधारने के लिए सोशल जस्टिस नाम की चीज यूज की जाती है। यानी कि जो पिछड़ा हुआ है, जो पीछे छूट गया है, जो कमजोर है, उसको एक्स्ट्रा हेल्प देनी है। जो कमजोर है भाई, उसको 2 ग्लूकोज की ड्रिप लगेंगी, जो स्ट्रोंग है उसको जरूरत ही नहीं है स्ट्रोंग ड्रिप की, राइट? तो ताकि वो भी स्ट्रोंग हो सके, वीक वाला। और ये सोशल जस्टिस हमारे फंडामेंटल राइट का पार्ट भी है। तो आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 इक्वालिटी की बात तो करता है, लेकिन ये बात ये भी कहता है कि किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। इक्वालिटी तो ठीक है, अल्टीमेटली हमारा गोल तो यही है ना, इक्वालिटी। लेकिन इक्वालिटी के साथ तब ट्रीट करेंगे जब इक्वालिटी पे पहुंचेंगे। तो इस इक्वालिटी पे पहुंचाने के लिए पहले हेल्प की जाती है, ताकि सब एक लेवल पे तो आए। अब दो आदमी हैं जो रेस में दौड़ रहे हैं, राइट? भैया यहाँ से रेस जो है वो आपका ट्रैक शुरू होने वाला है। अब एक आदमी यहाँ पे रेस में दौड़ेगा, एक बार यहाँ से दौड़ेगा, एक बार यहाँ से दौड़ेगा, 3 आदमी रेस में लगे हुए हैं। अब एक आदमी ऐसा है जिसके पास बेस्ट इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई गई है, उसको उसको बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराया गया है, दुनिया के बेस्ट कोच उसको प्रोवाइड कराए गए हैं। और एक आदमी है जो बेचारा खेत में दौड़ता है, प्रैक्टिस करता है। तो आपको इस आदमी की ज्यादा हेल्प करनी पड़ेगी ना, ताकि वो इसके बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड पे तो आ सके। इसी का नाम है सोशल जस्टिस। तो सोशल जस्टिस के नाम पे रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप अफर्मेटिव एक्शन भी कहते हो। तो शुरुआत में इट वाज फॉर एससीज एंड एसटीज, नाउ अंडर आर्टिकल 15-16 ओबीसी, एससीज एंड एसटीज सभी को ये प्रोवाइड कराया जाता है। तो बेसिकली ओबीसी को एक एक कास्ट नहीं होती है, ओबीसी इज अ कलेक्टिव टर्म विच इज यूज्ड फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। लेकिन बैकवर्डनेस कौन से बेसिस पे होनी चाहिए? जो गरीब है वो? नहीं नहीं, बैकवर्डनेस का जो क्राइटेरिया होता है वो होता है एजुकेशन और सोशल। पैसा तो बाद में जोड़ा गया, अभी रिसेंटली 3-4 साल पहले हम लोगों ने इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को भी बैकवर्ड बोल दिया है। उससे पहले गरीबी पैरामीटर नहीं होता था, एजुकेशनली और सोशली। अगर आप बैकवर्ड हो तो आपको बैकवर्ड माना जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप ये बात कर सकते हो, जैसे कोई आदमी ब्राह्मण है, ठीक है, वो ब्राह्मण फैमिली से है लेकिन बहुत गरीब है, मान लो, हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें।
लेकिन इसका सोशल, जो हायरार्की के अंदर जो सोशल स्टेटस है, वो तो नीचे, वो तो अभी भी ऊपर ही है ना। हो सकता है वो एजुकेशनली बैकवर्ड हो, लेकिन सोशली बैकवर्ड नहीं है। हो सकता है उसके बाद उतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन ना हो, लेकिन सोशली हायरार्की में बहुत ऊपर है। यस। नाउ इसीलिए एजुकेशन और सोशल बैकग्राउंड को ही यहाँ पे कंसिडर किया जाता था। कुछ स्टेट्स के अंदर मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, यानी कि ओबीसीज में भी जो सबसे ज्यादा बैकवर्ड होते हैं वो कैटेगरी भी डाली गई है। और ये जो रिजर्वेशन का परसेंटेज है वो स्टेट वाइज अलग अलग होता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। एससी एसटी रिजर्वेशन तो हमारे यहाँ पे पहले था ही, फिर बनाया मंडल कमीशन हम लोगों ने। ठीक है। मंडल कमीशन जब बनाया तो उसने रिकमेंडेशन किया कि भैया जो ओबीसीज हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। उस रिजर्वेशन कितना होना चाहिए? 27%। तो इंदिरा साहनी केस में 92 के अंदर जो हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि जो ओबीसीज हैं उनको 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है। कुछ लोगों का आर्गुमेंट है कि सब अब कास्ट पे रिजर्वेशन क्यों दे रहे हो, अब बैकवर्डनेस पे क्यों नहीं देते, क्योंकि क्राइटेरिया तो बैकवर्डनेस है। अब एक ब्राह्मण भी बैकवर्ड हो सकता है, एक राजपूत भी बैकवर्ड हो सकता है, एक दलित भी बैकवर्ड हो सकता है, यादव भी बैकवर्ड हो सकता है। बैकवर्ड तो कोई भी हो सकता है, तो आप बैकवर्डनेस के नाम पे क्यों नहीं देते, कास्ट के नाम पे क्यों दे रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडिया में कास्ट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द क्लास। कास्ट और क्लास इंडिया में बराबर है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन हो सकती हैं कि एक ब्राह्मण भी गरीब हो, लेकिन गरीबी तो क्राइटेरिया है ही नहीं यहाँ पे। एजुकेशन सोशली बैकवर्ड होना चाहिए, और इंडिया में कास्ट और क्लास दोनों बराबर हैं। तो जैसे आप किसी दलित की बात करें, ठीक है, मोस्टली केसेस में, मेजोरिटी केसेस में दलित वुड बी एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड। देखो मैक्सिमम केसेस में दलित वुड बी सोशली बैकवर्ड। वो इसलिए नहीं कि वो खुद बैकवर्ड है, वो इसीलिए है कि समाज उनको एज ए बैकवर्ड ट्रीट कर रहा है। सोशल हायरार्की में डिस्क्रिमिनेशन है ना हमारे सोसाइटी में। हो सकता है उसके पास एजुकेशन बहुत अच्छी हो, उसके बावजूद भी सोशली उसकी उतनी एक्सेप्टेंस नहीं है। और मैक्सिमम अगर आप देखें दलित के अंदर, वो एजुकेशनली भी बैकवर्ड मिलेंगे, सोशली भी बैकवर्ड मिलेंगे, और इकोनॉमिकली तो पहले से थे ही, हालांकि क्राइटेरिया नहीं है बट फिर भी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि हमारे समाज में आप कास्ट देख के ये बता सकते हो कि आदमी एजुकेशन सोशली बैकवर्ड है, राइट, क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं। तो इसीलिए इंडिया में कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन दिया जा सकता है, ऐसा क्राइटेरिया पहले से चल रहा था। अब फिर सवाल उठाया भाई कि कितना परसेंट रिजर्वेशन दें। देखिए 15% एससी और 7.5% एसटी, ये तो फिर भी लगभग लगभग हमारे पॉपुलेशन के बराबर है। लेकिन इंडिया में जो ओबीसी की पॉपुलेशन है वो खुद 60% से ज्यादा है, ऐसा मंडल कमीशन ने कहा। इंडिया में ओबीसी एससी और एसटी मिला के लगभग 82% के आसपास बनते हैं, एज पर मंडल कमीशन। तो फिर एबीसी ओबीसी को 27% क्यों? ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया गया अंडर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इक्वालिटी। तो 50% की लक्ष्मण रेखा यहाँ पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया कि भाई 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी और सोशल जस्टिस, उसको इंश्योर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 50% का रिजर्वेशन यहाँ पे फिक्स कर दिया था। ठीक है। अब फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो हुआ ये कि भाई 2019 के अंदर ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने कहा ओबीसी एससी एसटी रिजर्वेशन बिल्कुल जायज है, उसके हम लोग कुछ भी नहीं कह रहे हैं। इवन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग और मेहनत करेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, ऐसा सरकार ने कहा। बट सरकार ने ये भी कहा कि जो स्वर्ण लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनके अंदर जो गरीब लोग हैं, भैया इन्होंने क्या कसूर किया है? ठीक है आप सोशली बैकवर्ड नहीं हो, लेकिन आप एजुकेशनली बैकवर्ड तो हो सकते हो। हो सकता है ब्राह्मण के परिवार इतना गरीब हो कि अपने बच्चों को एजुकेशन ना दे पा रहा हो, और वो इकोनॉमिकली भी बहुत गरीब है। तो उसको अगर हेल्प नहीं करेंगे तो वो तो बहुत पीछे छूट जाएगा समाज में। तो वो, उस आदमी को सिर्फ इसीलिए पनिश किया जा रहा है कि आप हाइयर कास्ट में पैदा हो गए, जबकि उसके पास एजुकेशन भी नहीं है, उसके पास पैसा भी नहीं है। उस तरह के लोगों को सरकार ने हेल्प करने के लिए ये कहा कि भाई हम आपको इकोनॉमिक अधिकार पे, माइंड इट,
इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन इकोनॉमिक बेसिस पे नहीं दिया गया था, ये क्राइटेरिया नहीं था। 2019 में गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस किया दैट इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी, जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है 10%। तो पहले ये 50% था, उसमें 10% आप और ऐड कर लीजिए, टोटल 60% हो गया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया, ठीक है, जनहित अभियान केस, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के बेसिस पे भी रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो आज अगर सवाल आपसे एग्जाम में आए कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, सोशल बैकवर्डनेस, एजुकेशनल बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, तो अभी इंडिया में जो लिमिट थी 50% की, वो 60% हो चुकी है। अब सवाल यह है कि भाई, कुछ लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन तो सिर्फ इंडिया में ही चलता है। ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट होता है। तो वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन या जो लैटिन अमेरिकन हैं, उनके साथ वो कॉन्सेप्ट होता है। जिस तरह से इंडिया में उतना है, उतना वहां पे ऐसा नहीं है, बट गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस वगैरह में इस तरह का चलता है। इवन जो प्राइवेट ग्रुप्स वगैरह रहते हैं कॉलेज वगैरह, वहां पे भी ये डाइवर्सिटी के अंडर में वॉलंटरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन इस तरह का रिजर्वेशन करती हैं। मतलब आप ये मान के चलिए कुछ केसेस में अमेरिका में रिजर्वेशन का प्रोविजन था। बट लास्ट ईयर 2023 में वहां पे केस गया, ठीक है, फेयर एडमिशन केस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर, जहां पे कुछ वाइट जो स्टूडेंट थे उन्होंने कहा कि उन वो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं एग्जाम्स वगैरह में, उसके बावजूद भी उनका एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, ऐसा बहुत बार इंडिया में भी क्लेम किया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रेस के आधार पे अमेरिका में कॉलेजेस वगैरह में इस तरह के प्रोग्राम को कैंसिल आउट कर दिया। तो फिलहाल अमेरिका में इस तरह की चीज यहाँ पे नहीं है फिलहाल। ब्रिटेन में भी जो है पॉजिटिव एक्शन की बात की जाती है, जब इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन की बात करते हैं वहां पे भी की जाती है। तो बेसिकली वहां पे जो एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं कंपनीज वगैरह को, उनको अलाउड है कि वो डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स को प्रेफरेंस दे सकते हैं जॉब्स के अंदर, राइट। फ्रांस में जो है इस तरह का कुछ भी एक्शन एक्शन नहीं है हायर लेवल पे जाके, लेकिन यस, फ्रांस में जो प्राइमरी एजुकेशन लेवल है, वहां पे ये चीज इंश्योर की जाती है कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज मिले, और जो लो इनकम स्टूडेंट्स हैं वहां पे उनको थोड़ा सा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले, प्राइमरी लेवल पे वहां पे फ्रांस में किया जाता है। ये सब चीजें वहां पे चल रही हैं, ठीक है। तो रिजर्वेशन इज अफर्मेटिव एक्शन मेंट टू बैलेंस द हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन फेस्ड बाय ओबीसी, एससीज एंड एसटीज। तो क्यों दिया जा रहा है भाई रिजर्वेशन? वही मैंने आपको बताया, एक कमजोर आदमी है और एक स्ट्रोंग आदमी है, जो हिस्टोरिकली बहुत स्ट्रोंग है ना, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, ना उसके पास एजुकेशन की कमी है, ना सोशल स्टेटस की कमी है, मसल पावर सब कुछ उसके पास है। तो अब समाज में उसको एक दबे कुचले डिस्क्रिमिनेटेड पर्सन के साथ तो आप उसको इक्वली ट्रीट नहीं कर सकते। तो जो हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन है, उन हिस्टोरिकल गलतियों को सुधारने के लिए ये रिजर्वेशन दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात ओबीसी की चल रही है। ओबीसी, आपको मैंने बताया कि कोई एक कास्ट नहीं होती है, ओबीसी इज अ ग्रुप ऑफ कास्ट। अब उन ग्रुप ऑफ कास्ट में कुछ कास्ट बहुत अच्छा करती हैं, कुछ कास्ट जो है थोड़ा सा पीछे रह जाती हैं। तो ओबीसी के अंदर जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं, उनको स्पेशल प्रोविजन दिया गया है अंडर 27%। देखिए टोटल ओबीसी 27% है। अब हो सकता है इस ओबीसी में कोई कास्ट है, मान लो XYZ, ये थोड़ी ज्यादा पिछड़ी है, तो इसको हम लोग एक्स्ट्रा 4% रिजर्वेशन दे सकते हैं अंडर 27%, या 5%, 6%, डिपेंड करता है। इसे सब कैटेगराइजेशन बोलते हैं, यानी कि रिजर्वेशन के अंदर रिजर्वेशन, ठीक है। 11 स्टेट अभी इंडिया में ऐसे हैं, ठीक है, जहां पे इस तरह का सब कैटेगराइजेशन किया गया है, जबकि सेंट्रल लेवल पे अभी इस तरह का कोई भी सब कैटेगराइजेशन हम लोगों ने नहीं किया है। एससी और एसटीज के अंदर भी सब कैटेगराइजेशन किया जाता है। जब बात ओबीसी की आई तो कोर्ट के अंदर ये आर्गुमेंट दिया गया कि साहब, ओबीसी के अंदर कुछ जातियां ऐसी हैं जो कि स्वर्ण जातियों से भी ज्यादा पावरफुल हैं, उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इतना ज्यादा है, तो आप उनको बैकवर्ड कैसे बोल सकते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात तो भैया तुम्हारी बिल्कुल सही है। तो एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट ओबीसी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि ऐसी ओबीसी जातियां जो बहुत स्ट्रोंग हैं पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, सोशली, उनको हम लोग रिजर्वेशन नहीं देंगे। जबकि एससीज और एसटीज में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि
कुछ स्टेट्स में कुछ एसटीज या एससीज भी पावरफुल हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखोगे ना, उनकी रिप्रेजेंटेशन वगैरह बहुत ही कम है। जबकि तो दलित क्रिश्चियंस हैं और दलित मुस्लिम्स हैं, जिसे पसमानदा मुस्लिम्स भी कहते हैं, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन तो इनके साथ भी होता है, लेकिन मुस्लिम्स में और क्रिश्चियंस में एससी रिजर्वेशन नहीं है। एससी रिजर्वेशन सिर्फ हिंदूज में है, बुद्धिस्ट के अंदर है और सिखों के अंदर है। ठीक है, अभी एक हम लोगों ने कमीशन बनाया है, सीजीआई केजी बालाकृष्णन कमीशन, जो कि ये स्टडी करेगा कि जो क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के अंदर भी दलित होते हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो एक अलग से डिबेट यहाँ पे चल रहा है नाउ। अब एक ये अलग टॉपिक हो सकता है कि सर क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के अंदर जो है दलित को रिजर्वेशन क्यों नहीं है, जबकि ट्राइबल्स को भी है और ओबीसीज को भी है। इसका एक जो आर्गुमेंट है वो दिया जाता है कि क्योंकि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स ये जातिवाद में बिलीव नहीं करते हैं। ये जो दो धर्म हैं वो आउटसाइड इंडिया से आए हैं, और आउटसाइड इंडिया में अगर हम इनकी बुक्स भी देखेंगे तो वहां पे जाति नाम की चीज नहीं है। और जब ये इंडिया में आए तो इंडिया की जो सोसाइटी का करेक्टर था वो इन्होंने अडेप्ट किया, और इसीलिए जाति के बेसिस पे क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये स्पेशल इंडियन सोसाइटी का करेक्टर है। जबकि अगर आप नॉर्मली देखा जाए तो इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में जातिवाद नहीं माना जाता है। तो क्योंकि ये इंडिया में जो ज्यादातर जो दलित क्रिश्चियन या मुस्लिम्स हैं वो हिंदू से ही कन्वर्टेड हुए हैं, ठीक है, ऐसा गवर्नमेंट का आर्गुमेंट है, इसीलिए हम इनको एससी स्टेटस नहीं दे सकते। तो भाई आप जब हिंदू एससी थे, दलित थे, ठीक है, आपने जब मान लो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, तो व्हाट वाज योर पर्पस। आपका पर्पस ये था कि आप इस जाति से बाहर जाना चाहते हो, क्योंकि हिंदू सोसाइटी में आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। आप जब क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हुए तो बाय डिफॉल्ट आप जाति से बाहर आ गए, क्योंकि दैट वाज द ओनली पर्पस। अब आप क्रिश्चियनिटी में जाने के बाद ये नहीं कह सकते सर मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो मुझे रिजर्वेशन दो। तो फिर कन्वर्ट क्यों किया आपने? अगर यहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है फिर तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। तो ऐसे कुछ आर्गुमेंट दिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और ये सिर्फ इसी सरकार के नहीं, बहुत सरकारों के द्वारा, क्योंकि किसी भी सरकार में दलित क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया है। हालांकि उतनी डिमांड भी नहीं थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से क्रिश्चियंस के अंदर भी और मुस्लिम्स के अंदर भी दलितों के रिजर्वेशन की डिमांड ठीक ठाक आ रही है। एनीवेज, तो इस तरह का जो है पूरे का पूरा केस चलता है। तो थोड़ा सा रिजर्वेशन के बारे में आई होप आपके जो पहले वाले कॉन्सेप्ट थे, और कोई डाउट है अगर आपको रिजर्वेशन वाले केसेस में, आप कमेंट करके नीचे वो बताइए मुझे, थोड़ा और उसको हम लोग हैंडल करेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। द मैसेज फ्रॉम द यूएस कैंपसेस प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स। देखिए इस केस को लेकर ना, देखिए आप भी स्टूडेंट हैं, बहुत ज्यादा सीरियस दिल पे लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हल्का सा आपको एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे मैं आइडिया दे देता हूँ कि भाई देखिए उधर चल रहा है इसराइल हमास कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। आप इसे अगर देखना चाहें तो इसे ज्यूज और पैलेस्टीनियंस, या इसराइल और पैलेस्टीन का कन्फ्लिक्ट भी देख सकते हो। कुछ लोग इसे ज्यूज वर्सेस मुस्लिम्स भी देख रहे हैं, हालांकि जो ठीक नहीं है। तो इन सभी चीजों को लेके अमेरिकन यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं दे आर प्रो पैलेस्टाइन, ठीक है, एंटी इजराइल, एंटी ज्यूज नहीं है। देखिए जब प्रोटेस्ट होते हैं तो लोग गुस्से में होते हैं, कभी कभी एंटी ज्यूज भी हो सकते हैं, बट जनरली जो इनका करेक्टर है वो यही है, प्रो पैलेस्टाइन और एंटी इजराइल पॉलिसी अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस, ठीक है। हालांकि हमास ने जो किया था उस दिन, जिस दिन अटैक हुआ था इसराइल के अंदर, वो क्रिटिसाइज किया जाता है मोस्ट ऑफ द पीपल के द्वारा। अभी भी बहुत सारे लोग जो है वो हमास के अंडर में ही हैं, ज्यूज, और ऐसे कई सारे केसेस आए हैं जब उनके साथ रेप हुआ है, वो सब चीजें हुई हैं, टॉर्चर हुआ है। लेकिन इस एक केस से आप इसराइल जो कर रहा है पैलेस्टाइन में इतने समय से उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। बट क्या डिमांड है इन प्रोटेस्ट की? बेसिक बेसिक इनकी ना दो तीन डिमांड है, जो मोटी मोटी सी डिमांड है। एक डिमांड तो इनकी ये है कि साहब पैलेस्टीनियंस को जो है उनकी लैंड वापस दी जाए,
इन अ केस आप ये कह सकते हो जो इसराइल ने इलीगल ऑक्यूपेशन किया हुआ है उसको बंद करें। ये एक प्रैक्टिकल सी डिमांड है जो कि यूनाइटेड नेशन भी सपोर्ट करता है, इंडिया भी सपोर्ट करता है इस चीज को। ठीक है, टू नेशन की बात करते हैं बेसिकली कुछ लोग कहते हैं कि देखो ये पूरी की पूरी लैंड है ना, ये एक पैलेस्टीनियन लैंड थी, इस पे ज्यूज ना जबरदस्ती आ गए। हालांकि इसके अंदर बहुत सारे हिस्टोरिकल डिबेट्स हैं। अगर आप देखो हजारों साल की हिस्ट्री में जाओगे तो कोई ना कहीं से तो आया ही हुआ है ना। तो आप हिस्ट्री को कितना ही पीछे स्ट्रेच करोगे तो दैट्स अ डिफरेंट केस। तो कुछ लोगों का कहना है कि जूस को ये पूरी जगह खाली कर देनी चाहिए। ये काफी रेडिकल आइडिया, प्रैक्टिकल भी नहीं है। ठीक है, तो इसको तो ऐसा कोई सपोर्ट नहीं करता है इन ए जनरल सेंस। एक जो यहाँ पे डिमांड है वो ये है कि साहब जो आम आर्म्स यानी कि जो वेपन बनाती हैं कंपनियां, ठीक है, ये इसराइल को सपोर्ट करती हैं। इन कंपनीज को अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट ना करे जो इसराइल के लिए वेपन्स बनाती हैं। इस तरह की तीन चार मोटी मोटी डिमांड यहाँ पे नजर आती हैं। अब उसको लेके फिर लोग कैंपसेस के अंदर आ गए। देखिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट कोई नया चीज नहीं है, इवन अमेरिका में स्टूडेंट प्रोटेस्ट कोई नई चीज नहीं है। जब वियतनाम वॉर हुआ था, अमेरिका उसमें इन्वॉल्व था, तब भी अमेरिका में बहुत स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे, हर यूनिवर्सिटी के अंदर हो रहे थे। कोई नई बात नहीं है। जब ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चली थी अमेरिका में कुछ साल पहले, आई थिंक 2011-12 के आसपास, तब भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे। अब जब ब्लैक लाइव्स मैटर ये सब केस हुआ था अभी कुछ साल पहले ही, उस समय भी बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए थे। अब जो प्रो पैलेस्टाइन या एंटी इजरायली पॉलिसीज जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो अमेरिकन स्टेट्स में जो पुलिस फोर्सेस वगैरह हैं, कोलंबिया में, न्यूयॉर्क वगैरह में, वॉशिंगटन में, वो कैंपस के अंदर जा रही हैं, स्टूडेंट्स को अरेस्ट कर रही हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है, वो सब चीजें यहाँ पे चल रही हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में देखोगे तो पूरा ही इस मूवमेंट को सपोर्ट किया गया है। बट हम लोग इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे क्योंकि इंडिया के परस्पेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं ये पर्टिकुलर आर्टिकल। हाँ, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हम लोग आगे बात करेंगे। तो जब यूथ प्रोटेस्ट की बात करती हैं हम लोग, तो यूथ बेसिकली आप कह सकते हो 15 से 30 साल के बीच में यूथ रहता है। कई सारे रीजन हो सकते हैं कि एक यूथ, ठीक है, क्यों प्रोटेस्ट इतना ज्यादा करता है। एक तो साइको एनर्जी आपके पास बहुत सारी होती है। ठीक है, यूथ आर फुल ऑफ एनर्जी। और जब ये एनर्जी होगी तो कहीं ना कहीं तो उसका मैनिफेस्टेशन होगा ही। प्रोटेस्ट करना उसका एक तरीका हो सकता है। ओपननेस टू द न्यू एक्सपीरियंस। आप सोशल मीडिया चलाते हो, नए नए आइडियाज, आपके फ्रेंड्स बनते हैं, ग्रुप है ना, वो सब चीजें, तो नए नए आइडिया से जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन उसका आता है। और यूथ जो है वो हमेशा स्टेटस को मेंटेन करना नहीं चाहता है, वो अपना नया कुछ सेटअप करना चाहता है। हर समाज में ऐसा ही होता है। नए जो लोग आते हैं वो नई एनर्जी के साथ आते हैं, उनके अंदर नया खून होता है, तो अपने हिसाब से वो समाज को स्ट्रक्चर में ढालना चाहते हैं। तो वो एक चीज़ यहाँ पे हो सकती है। उसके अलावा एजुकेशन अवेयरनेस मैंने आपको बता दिया। सोशल इंजस्टिस, तो एक जो स्टूडेंट होता है, यूथ होता है, वो समाज में हो रहे अन्याय को लेकर थोड़ा ज़्यादा अवेयर होता है। चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, चाहे जेंडर बेस्ड हो, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बेस्ड हो, तो थोड़ा अवेयरनेस क्योंकि ज़्यादा होती है तो इसलिए वो थोड़ा सा ज़्यादा आता है। पॉलिटिकल अवेकनिंग होती है जब हम बच्चे होते हैं तो हमें कोई समझ में नहीं होती पॉलिटिकल चीज़ें। जब आप बहुत बुजुर्ग हो जाते हो तो उस समय आपकी एनर्जी उतनी नहीं रहती है। एक यंग एज ऐसी है जब आपके अंदर नया नया पॉलिटिकल जोश आता है और आप चीज़ों को, समाज को चेंज करना चाहते हो। तो एक रीजन हो सकता है इकोनॉमिक हार्डशिप, एक यहाँ पे बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। और ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ कोर्स सोशल मीडिया के थ्रू आज का सब कुछ चीजें चल ही रही हैं। एनीवेज, इंडिया में अगर आप स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट की बात करें, देखिए थोड़ा सा अगर मैं आपको ना अब इसमें 100% सच्चाई नहीं भी है बट फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा कहना है कि वर्ल्ड में जो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, आप उसे कह सकते हो चाणक्य और चंद्रगुप्त। ठीक, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि दैट वाज आल्सो अ स्टूडेंट मूवमेंट। ठीक है जी, नालंदा के स्टूडेंट थे, ये चाणक्य जी के स्टूडेंट थे। और उस समय की जो डायनेस्टी थी जो पटना के अंदर चल रही थी, पाटलिपुत्र में, ठीक है, नंद डायनेस्टी, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए और अल्टीमेटली उसको ओवरथ्रो कर दिया। ठीक है, ये एक बहुत पुराना एंशियंट हिस्ट्री के अंदर आपको स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलता है।
जब आप मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो मॉडर्न इंडिया में तो बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए हैं। इवन भगत सिंह जी वॉज ऑल्सो स्टूडेंट लीडर। तो जैसे अलग अलग कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं स्टूडेंट प्रोटेस्ट के। ठीक है। तो सबसे पहले आपने अगर हिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बंगाल हिंदू कॉलेज के अंदर एक विदेशी एक टीचर हुआ करते थे जिनका नाम था मिस्टर दिरोजियो। ठीक है। मिस्टर दिरोजियो काफी ज्यादा रेडिकल आइडियाज रखते थे। इन्होंने एक ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम था यंग इंडिया। तो जो विच वॉज एंटी कास्ट और वो सब चीजें थी। तो इनके जो फॉलोअर्स थे इनको दिरोजियंस कहा जाता था। और ये लोग कैंपस के अंदर सड़कों पे ठीक ठाक सा प्रोटेस्ट किया करते थे। राइट। तो यहाँ से भी मूवमेंट आप कर सकते हो। उसके अलावा 1905 के अंदर ईडन कॉलेज ऑफ कलकत्ता। ठीक है। यहाँ पे भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए। उस समय का जो लॉर्ड कर्जन थे उनकी उन उनके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट किए गए। 1920s के अंदर भी किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर के अंदर, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन बिटवीन इंडियन स्टूडेंट्स एंड द ब्रिटिश स्टूडेंट्स। तो वो सब प्रोटेस्ट हुए। फिर जो अभी लेटेस्ट अगर आप बात करें तो 1974 के अंदर नव निर्माण आंदोलन, ठीक है, जिसे रिकंस्ट्रक्शन मूवमेंट भी कहते हैं, ये सब शुरू हुए। तो ये अहमदाबाद से शुरू हुए थे। बेसिकली बात ये थी कि वहाँ पे जो गुजरात यूनिवर्सिटी है वहाँ पे अचानक से कोर्सेज की फीस जो है वो बढ़ा दी गई। हॉस्टल की जो फीस थी वो बढ़ा दी गई। और स्टूडेंट भैया सड़कों पे आ गए। और ये बाद में मूवमेंट इतना ज़्यादा फैल गया पूरे गुजरात के अंदर कि वहाँ के जो उस समय के जो चीफ मिनिस्टर थे चिमन भाई पटेल जी, ठीक है, इनको भी रिजाइन करना पड़ा। इट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट मूवमेंट। फिर अभी मॉडर्न इंडिया की जो सबसे स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मानी जाती है दैट इज कॉल्ड बिहार स्टूडेंट मूवमेंट, जिसे बाद में जेपी मूवमेंट भी कहा गया। और इसी मूवमेंट का नतीजा था कि इंडिया में इमरजेंसी लगाई गई। क्योंकि इंडिया में लार्ज स्केल करप्शन, नेपोटिज्म, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, वो सब चीजें चल रही थी भयंकर इंडिया में। तो जेपी जी ने स्टूडेंट्स को आह्वान किया। पटना यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट सबसे पहली बार खड़े हुए, पूरे सड़कों पर आए, मामला पूरे देश तक फैल गया। और नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब वहीं से निकले हुए हैं। देवर ऑल स्टूडेंट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। ये सब स्टूडेंट लीडर ही थे। तो इंदिरा गांधी की सरकार के अगेंस्ट में खड़े हुए, इमरजेंसी लगी, वो सब चीजें हुई। ठीक है। जेपी मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट मानी जाती है। फिर आसाम के अंदर 1979 से लेकर 85 के बीच में हुए। तो आसाम ऑल आसाम स्टूडेंट यूनियन बनाई गई। उनका पर्पस था कि जो आसाम के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं आफ्टर 1971 वॉर, ठीक है, तो वो आसाम की लोकल आइडेंटिटी को डैमेज कर रहे हैं। तो उसके अगेंस्ट में वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए। वायलेंट प्रोटेस्ट भी हुए। तो 1985 के अंदर आसाम अकॉर्ड आया। ठीक है। और एक स्टूडेंट लीडर थे जिनका नाम था प्रफुल्ला महंता जी। 35 की एज में भैया ये सीएम बन गए थे। ही वॉज अ स्टूडेंट लीडर। फिर एंटी मंडल कमीशन हुए। अभी आपको मैंने बात किया 1990 के अंदर जब मंडल कमीशन के द्वारा 27% रिकमेंड किया गया, सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो उस समय की जो सरकार थी वीपी सिंह जी की, तो उन्होंने 27% रिजर्वेशन दिया। लोग सड़कों पे आ गए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, लगभग पूरे देश में फैल गए थे। तो ये बहुत लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए थे उस समय। फिर आप दूसरे एग्जाम्पल का नाम भी दे, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी, जेएनयू का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है। अ, ये कुछ ना कुछ प्रोटेस्ट होते रहते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना कोई नई चीज नहीं है, बहुत सालों से चल रही है। और एक चीज जो आप स्टूडेंट प्रोटेस्ट के आसपास देखोगे ना, लोग कहते हैं कि यार तुम स्टूडेंट हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? ठीक है। अभी तुम्हारा काम तो पढ़ाई करने का है। और जो बात ये बोल रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि आज के समय में इंडिया में मोस्टली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो लीडर्स हैं अपने समय में ये सब स्टूडेंट लीडर रहे हैं। इवन वो पॉलिटिकल लीडर्स जो खुद स्टूडेंट लीडर्स रहे हैं वो खुद ये कह रहे हैं कि स्टूडेंट को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। जबकि वो खुद इसीलिए बने हैं क्योंकि वो स्टूडेंट लीडर हुआ करते थे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो स्टूडेंट का मतलब सिर्फ पढ़ाई करने तक लिमिटेड नहीं होता है। पढ़ाई से बियॉन्ड भी बहुत सारी चीजें समाज में होती हैं। वो भी स्टूडेंट का उतना ही अधिकार है जितना उसका काम पढ़ाई करना होता है। तो ये मान के चलना स्टूडेंट का काम सिर्फ पढ़ाई करना होता है, नहीं। ये आपकी एक, मैं कहूंगा आपकी इग्नोरेंस है बेसिकली। स्टूडेंट का मतलब समाज को चेंज करना होता है इन इन इट्स ओन वे, उसकी अपनी सोच के हिसाब से।
अब कभी कभी वो गलत भी हो सकती है, कभी कभी सही भी हो सकती है। हर समाज में जब नई जनरेशन आती हैं, वो नई अवेयरनेस लेके आती हैं, एक नई थॉट प्रोसेस लेके आती हैं, और वो पिछले समाज को अपनी नई थॉट प्रोसेस के हिसाब से चेंज करना चाहते हैं। कभी कभी वो सक्सेसफुल होते हैं, कभी कभी वो नहीं होते हैं। कभी कभी ये शांतिपूर्ण तरीके से होता है, कभी कभी ये बहुत रेवोल्यूशनरी फॉर्म में भी हो सकता है। चीजें अलग अलग होती हैं, अलग अलग रूप में होती हैं, लेकिन हर समय समाज बदला है। अगर इस तरह के प्रोटेस्ट नहीं होंगे, नई नई सोच समाज में नहीं आएगी, तो समाज आज भी ऐसा ही होता जैसा 500 साल पहले था। ठीक है जी, चलो। तो उसके अलावा कुछ एडिशनल आर्टिकल है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।